नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप बागड़ी। दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई संदीप बागड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, इस चैनल का मतलब ये है कि आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि जैसे आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, जैसे हमने सीरीज़ कर रखी है मुगल वंश का सीरीज़ शुरू करने का मतलब ये है कि जो रीट मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अंदर इंडियन हिस्ट्री का एक ही टॉपिक दे रखा है, मुगल वंश। और मुगल वंश अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके हम शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ा रहे हैं। इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, और साथ साथ में जो पीछे एग्जाम में क्वेश्चन है वो आपको करवा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, इससे वीडियो से पहले मैंने आपको पढ़ाया था बाबर के बारे में महत्वपूर्ण अभियान, आपको बाई ट्रिक के बारे में बताया था कि कैसे इनको याद रखना है और किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार आज हुमायूं के बारे में देखेंगे। हुमायूं से संबंधित क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हुमायूं 1530 में, बाबर के बाद बाबर का बेटा हुमायूं था। हुमायूं राजा बनता है 1530 में, फिर 45 तक शासन करता है, फिर 45 से 55 तक सूर्यवंश आ जाता है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से अपदस्थ कर दिया था, और हुमायूं भागकर अमरकोट चला जाता है, अपने भाई के वहाँ रहता है, निर्वासित समय वहीं निकालता है। उसके बाद ईरान के शाह की मदद से दोबारा हुमायूं भारत पर आक्रमण करता है, और सरहिंद के युद्ध में दोबारा सूर्यवंश को हराता है, और भारत में क्या रख देता है, मुगल वंश की नींव रखता है। तो एक तो हुमायूं से पहले इसका पिताजी थे बाबर को भारत में मुगल वंश का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। मैंने आपको बताया था। बाबर ने इतनी बड़ी सत्ता स्थापित तो कर दी थी, लेकिन इसका बेटा हुमायूं इसको संभाल नहीं पाया। इसके पीछे कई कारण थे। इतिहासकार कई मत मानते हैं कि हुमायूं इतनी बड़ी सत्ता को संभालने में कामयाब क्यों नहीं हुआ। एक तो दोस्तों, इसका ध्यान रखना है कि ये अफीम का शौकीन था। ये क्या था? अफीम का शौकीन था, अफीम खाता था। दूसरा, ये ज्योतिषियों में विश्वास करता था। किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि भाई साहब, आप एक काम करो, 7 दिन होते हैं आप सप्ताह में, 7 दिन आप अलग अलग कलर की पोशाक पहना करो। तो हुमायूं ने शुरू कर दी थी, कहते 7 दिन 7 अलग अलग कलर की पोशाक पहनता था हुमायूं। दूसरा क्या ध्यान रखना है, हुमायूं ने अपने जो साम्राज्य था, जो इसके पिताजी बाबर ने जो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, हुमायूं ने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया था। हुमायूं के दो जो भाई थे, कामरान अस्करी हिंदाल, और एक इसका चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा। इसने अपना पूरा साम्राज्य अपने भाइयों में बांट देता है। तो इसके पास खुद आगरा और दिल्ली बसती है। कई इतिहासकार मानते हैं कि इसका सबसे बड़ी मूर्खता का कारण यही था कि अपदस्थ होने का, कि इसने अपने साम्राज्य को एक अपने साथ पास नहीं रखा, अपने भाइयों में बांट दिया, इसलिए इसकी सत्ता वो क्षीण हो गई थी। लेकिन इससे हमें मतलब ही क्या है? हमें तो ये मतलब है कि पेपर में क्या आ सकता है। शॉर्ट नोट्स का मतलब ही क्या है? शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है कि जो मेन टॉपिक, जो चीज़ें पेपर में आ सकती है। तो एक तो ये रखना, भीम का शौकीन, ज्योतिष में विश्वास करने वाला राजा कौन? हुमायूं। दूसरा, हुमायूं नामा, इसकी जीवनी किसने लिखी है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। इसने हुमायूं नामा इसने इसकी जीवनी लिखी, हुमायूं नामा। ये ध्यान रखना है, हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने लिखी। हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी। इससे पहले हुमायूं का जो पिताजी था बाबर के बारे में मैंने बताया था कि बाबर की जो जीवनी थी, बाबरनामा, आईने बाबरी तुजू के बाबरी सॉरी बाबरनामा किसने लिखी थी? तो बाबर ने खुद ने लिखी थी। ऐसे दो राजा हुए इतिहास में, ध्यान रखना। मुगल वंश में 2 ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी जीवनी खुद लिखी है, वो भी आपको ध्यान रखना। एक तो कौन था? बाबर था, और एक कौन था? जहांगीर था। एक था कौन? जहांगीर, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। एक बाबर और एक जहांगीर, 2 ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी जीवनी खुद खुद लिखी है। बाबर ने बाबरनामा लिखी थी, और जहांगीर ने जहांगीरनामा लिखी। लेकिन हुमायूंनामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने लिखी। ठीक है, नेक्स्ट देखो और क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले हुमायूं के सैन्य अभियान देखते हैं कि हुमायूं ने कौन कौन से सैन्य अभियान किए। जब राजा बन जाता है तो इसने कौन कौन से, दिल्ली की सत्ता पर बैठा था हुमायूं, है वो भारत की गद्दी पर बैठा था, भारत का राजा था। इस समय सत्ता का केंद्र दिल्ली और आगरा हुआ करते थे। एक तो दिल्ली थी और एक आगरा था। तो उसने सबसे पहले अभियान किया था, कालिंजर के ऊपर अभियान था, कि कालिंजर का अभियान करता, और कालिंजर का शासक था प्रताप रुद्रदेव। कालिंजर का राजा कौन था उस समय? प्रताप रुद्रदेव यहाँ का राजा था। अब इस पर अभियान करता है 1531 ईस्वी में। राजा कब बना? 1530 में। 31 में प्रथम अभियान। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है हुमायूं का प्रथम अभियान कौन सा था? तो कालिंजर का अभियान था। कालिंजर कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। कालिंजर कहाँ है? एमपी में। वर्तमान में महोबा बोलते जिसको, एमपी में पड़ता है। प्रथम अभियान था, प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ था। इसके बाद क्या कर लेता है? इससे संधि कर लेता है, और उससे धन ले जाता है, और हुमायूं की क्या हो जाती है? इसमें जीत हो जाती है। ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसका युद्ध कौन सा था? ये क्रम भी पूछे जाते हैं दोस्तों, कि किस युद्ध के बाद इसने पहला अभियान कालिंजर का किया, दूसरा कौन सा युद्ध अभियान करता है? दोराई का युद्ध। दोहरिया कह सकते हैं, ये दोराई का युद्ध था, 1532 ईस्वी में किया था।
ये कहाँ किया था इसने? महमूद लोदी मतलब अफगानों के खिलाफ था। ये दूसरा जो अभियान था इनका, दूसरा अभियान किसके खिलाफ किया था इन्होंने? अफगान शासक था महमूद लोदी, इसके खिलाफ किया था। तो इसमें भी हुमायूं क्या हो जाता है? जीत जाता है। महमूद लोदी इसमें मारा जाता है। दोस्तों तीसरा अभियान चुनारगढ़ का था। चुनारगढ़ कहाँ पड़ता था? बिहार में पड़ता था। चुनारगढ़ का अभियान ये था शेरशाह सूरी के साथ संधि करता है, क्योंकि शेरशाह सूरी, जैसे मैंने बताया कि यही शेरशाह सूरी बाद में हुमायूं को अपदस्त करेगा, यहीं से शेरशाह सूरी के साथ संघर्ष है वो शुरू हो गया था। और शेरशाह सूरी की आपको बता दें इसका वास्तविक नाम है वो क्या था? फरीद खां था। क्या नाम था? फरीद खां था। ये फरीद पहले बाबर की सेना में हुआ करता था। जब अफगानों के खिलाफ अभियान किया तो यही शेरशाह सूरी बाद में शेरशाह सूरी है वो बाबर की सेना में थे, बाबर का सेनापति था। लेकिन जब घाघरा का युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध बाबर का अफगानों के खिलाफ था, उस युद्ध के बाद वो शेरशाह सूरी इनसे अलग हो गया था। नहीं तो फिर यही फरीद है वो मुगलों के साथ था। बाद में यही फरीद इनके मुगल सत्ता का रोड़ा बन गया था, ध्यान रखना, क्योंकि हुमायूं को यही भगाएगा भारत से। उसके बाद देखो चुनारगढ़ का अभियान 1532 में हुआ। फिर गुजरात के साथ अभियान, गुजरात पर आक्रमण कब करता है? 1535 से 36 ईस्वी में। गुजरात का शासक कौन था? बहादुर शाह था। अब इसके बारे में थोड़ी सी आपको कहानी बता देता हूँ कि आपने राणा सांगा पढ़ा होगा। राणा सांगा पढ़ा होगा आपने। जैसे ये दिल्ली सत्ता का केंद्र थी, उस समय यहाँ मेवाड़ थी और इसके नीचे ये मेवाड़ गुजरात था। तो इस समय राणा सांगा की, जैसे ही बाबर के साथ युद्ध होता है उसके बाद राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। मेवाड़ पर शासन कर रही थी रानी कर्मावती। रानी कर्मावती यहाँ पर शासन कर रही थी और उसका बेटा राजा था। उस बेटे को राजा बना रखा था विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य को राजा बना रखा है और रानी कर्मावती इसकी संरक्षिका थी। आपको याद होगा मैंने बताया था कि बाबर अपनी हिंदू बेटी मानता था रानी कर्मावती को। तो हिंदू बेटी मानता था। जब बहादुर शाह आक्रमण करता है मेवाड़ के ऊपर, तो उस समय रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। मेवाड़ की महारानी कर्मावती ने, कर्णावती भी लिखा सकता है, उसने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। अब राखी क्यों भेजी आप समझ गए होंगे, क्योंकि बाबर इसको हिंदू बेटी मानता था, तो हुमायूं उसको क्या समझता था? बहन समझता था। हुमायूं के पास राखी भेजती है जब बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करता है। लेकिन बहादुर शाह ने, कहते हैं, एक पत्र लिख के हुमायूं को वहीं रोक दिया था। उसने जिहादी कह दिया था कि मैं मेवाड़ पर आक्रमण कर रहा हूँ, जिहाद कर रहा हूँ, कि उस गैर मुस्लिमों पर आक्रमण कर रहा हूँ। तो उस समय हुमायूं असमंजस में था, इसलिए पहुँच नहीं पाया था। तो रानी कर्मावती ने क्या किया था? रानियों के साथ मिलकर जोर कर लिया था। और यहाँ जो बहादुर शाह एक बाघ सिंह के नेतृत्व में यहाँ केसरिया हुआ था मेवाड़ में। मेवाड़ का ये दूसरा साका हुआ था। 1534 ईस्वी की घटना है। मेवाड़ का 1534 में दूसरा साका हुआ था। तो जब बहादुर शाह का मेवाड़ पर आक्रमण हो गया, मेवाड़ को जीत लेता है, जब हुमायूं के पास मैसेज पहुंचता है कि बहादुर शाह ने कोई जिहाद कर रहा है, वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, तो हुमायूं फिर बहादुर शाह पर आक्रमण करता है। तो बहादुर शाह मेवाड़ छोड़कर गुजरात भाग जाता है। फिर उसके पीछे गुजरात जाता है तो बहादुर शाह भाग जाता है। तो ये गुजरात पर अभियान था किसका? हुमायूं का। अब देखिए दोस्तों, चौथा जो अभियान गुजरात के साथ हो गया। अब पांचवा जो अभियान है, पांचवा अभियान चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था बिहार में। ये चौसा का जो मैदान पड़ता है बिहार में पड़ता है। ये करमवासा नदी है, गंगा की सहायक नदी, उस मैदान की बात कर रहे हैं। तो वहाँ शेरशाह सूरी और सामने कौन था? हुमायूं। दोनों के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में कहते हैं शेरशाह सूरी क्या हो जाता है? जीत जाता है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। इसमें कन्फ्यूज ना हो, चौसा का युद्ध पहले हुआ था, कनौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। दोनों ध्यान रखना है। दोनों किसके साथ थे? शेरशाह सूरी और हुमायूं दोनों के साथ थे। दोनों में कौन जीतेगा? शेरशाह सूरी जीतेगा और हुमायूं दोनों में क्या हो जाएगा? हार जाएगा। ये चौसा वाला मैदान, चौसा का जो युद्ध हुआ था 1539 में, ये वही युद्ध था जिसके अंदर कहते हैं शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था। उसी समय कर्मवासा नदी थी, उसके अंदर कहते बाढ़ आ गई थी। कर्मवासा नदी में क्या आ गई थी? बाढ़ आ गई थी। तो बाढ़ आने के कारण हुमायूं का पूरा जो घोड़े के साथ हुमायूं का पूरा जो गोला बारूद था पूरा बह गया था। और हुमायूं खुद कहते हैं घोड़े के साथ नदी में बह गया था। उसी समय एक यहाँ पर नाव चलाने वाला व्यक्ति था, निजाम बिस्ती। ये साथ में कहते नाव चलाता था और ये क्या करता था? चमड़े का व्यापार करता था, निजाम बिस्ती। इस निजाम बिस्ती ने हुमायूं की क्या बताई थी? जान बचाई थी। ये भी ध्यान रखना, हुमायूं की जान किसने बताई थी? निजाम बिस्ती ने बचाई थी। और यही एक दिन दिल्ली का बादशाह बनेगा निजाम बिस्ती। क्यों बनेगा? क्योंकि हुमायूं की जब जान बचाई थी निजाम बिस्ती ने, तो निजाम बिस्ती को हुमायूं ने ये वचन दिया था कि अगर मैं दोबारा राजा बना दिल्ली का, तो निजाम बिस्ती एक दिन के लिए तुम्हें राजा जरूर बनाऊंगा। और हुमायूं जब 1555 में दोबारा सर हिंद का युद्ध जीतकर दोबारा दिल्ली का बादशाह बनेगा, तो उसी समय निजाम बिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाता है। निजाम बिस्ती को हुमायूं ने एक दिन के लिए बादशाह बनाया था। और ये निजाम बिस्ती की बात बताएं तो निजाम बिस्ती एक दिन का बादशाह बना था, लेकिन
24 घंटे तक बादशाह नहीं बन पाया था, 12 घंटे तक ही बादशाह बन पाया। तो उसके बाद में हार्ट अटैक आ गया था और हार्ट अटैक आने से निज़ाम बिश्ती की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। दोस्तों इतनी बड़ी खुशी मिली तो खुशी भी झेल नहीं पाया निज़ाम बिश्ती, तो उसके हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। और निज़ाम बिश्ती ने क्या किया था, एक दिन का बादशाह बनता है तो उसने क्या चलाए थे, चमड़े के सिक्के चलाए थे। निज़ाम बिश्ती ने क्या चला दिए थे, चमड़े के सिक्के, क्योंकि निज़ाम बिश्ती के पास क्या था, चमड़े का व्यापार था। निज़ाम बिश्ती को पता था आज के लिए राजा हूँ, कल मेरे को कौन पूछेगा। तो इसने क्या कर लिया, बोले ज़िंदगी भर सुखी करने के लिए क्या करें, बोले काम करते हैं, चमड़े के सिक्के चला जाते हैं, अपने पास चमड़े का फुल व्यापार है तो अपना तो कारोबार फुल चलेगा। तो उस निज़ाम बिश्ती ने क्या कर दिया, चमड़े के सिक्के चला दिए। नेक्स्ट देखो, इस युद्ध के बाद क्या होता है कि शेरशाह सूरी जीत जाता है और किस पर अधिकार कर लेता है, दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। तो से हुमायूं तो फिर अपदस्त हो गए, आगरा की तरफ भागता है, वहाँ संगठित सेना द्वारा सेना संगठित करता है। फिर दोनों के बीच में कनौज या फिर बिलग्राम का युद्ध 1540 में युद्ध होता है हुमायूं, और इसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है। और इसमें हुमायूं यहाँ से भाग जाता है अमरकोट, पश्चिम राजस्थान से होकर कहते हैं अमरकोट चला जाता है। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, अपने भाई इंदार के पास चला जाता है अमरकोट में, और अमरकोट में जाकर वहीं अपना निर्वासित समय बिताता है। ये घटना देखो दोस्तों 1540 ईस्वी के, 1540 ईस्वी में यहाँ से भाग जाता है, और 1540 ईस्वी में यह भागता है कनौज या बिलग्राम में। फिर कहाँ रहता है, ये अमरकोट में रहता है, अपने भाई के पास, अपने भाई के पास अमरकोट में रह रहा था, इंदाल के पास। वहीं पर कहते हैं अमरकोट में उसके इंदाल था, उसका जो गुरु था, उस गुरु की एक पुत्री थी हमीदा बानो, क्या नाम था उसका, हमीदा बानो। उस हमीदा बानो से क्या कर लेता है हुमायूं, शादी कर लेता है। और 1542 में 41 में शादी करता है, और 1542 में उसी हमीदा बानो से पुत्र पैदा हुआ था अकबर। कौन पैदा होता है, अकबर। अकबर का 15 अक्टूबर 1542 का जन्म होता है अमरकोट के अंदर। ध्यान रखना, अमरकोट में अकबर का जन्म हो जाता है। उसके बाद देखो जो हुमायूं है, हुमायूं के साथ में ईरान के शाह ने क्या कर ली, संधि कर ली थी, और इसने मदद करने को कहा कि अगर तुम्हें भारत दोबारा चाहिए तो हम तुम्हारी भारत दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो हुमायूं ने कहा इसके बदले, बोले इसके बदले तुम्हें सियामत का पालन करना पड़ेगा, और हमें कनौज और कंधार देना पड़ेगा, क्योंकि इसने अपने भाई कामरान को कनौज और कंधार दे दिए थे। तो हुमायूं ने कहते हैं अपने भाई कामरान से लेकर कनौज और कंधार, युद्ध हुआ था ऐसे तो कोई देगा नहीं, तो कामरान को कहते हैं, इसने कामरान की आंखें भी फोड़ दी तो हुमायूं ने अपने भाई की। कनौज और कंधार दोनों ईरान को सौंपता है, और ईरान ने कहते हैं बेरम खां को सौंप दिया था, किसको, हुमायूं को। ये बेरम खां, इसी को बेरम खां था, बेरम खां हुमायूं को कहते हैं दोबारा दिल्ली जीत कर देता है, या फिर भारत जीत कर देता है। किस युद्ध के बाद में, तो मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है एक, तो 1555 ईस्वी में। लास्ट ये ध्यान रखना, सर हिंद युद्ध के बाद में भारत में 22 जून 1555 में सर हिंद का युद्ध लड़ता है। यहाँ पर शेरशाह सूरी ने इसको भगाया था। उसी शेरशाह सूरी का वंशज सिकंदर सूरी यहाँ शासन कर रहा था। इसे सिकंदर सूरी के साथ में सर हिंद का युद्ध होता है। इस सर हिंद युद्ध में सिकंदर सूरी को हराता है, और भारत में दोबारा मुगल वंश की क्या रख देता है, नींव रखता है। अब देखो दोस्तों 1555 में दोबारा जीतता है, एक साल के लिए जीवित रह पाया था हुमायूं। उसके बाद एक दिन कहते हैं 1556 ईस्वी घटना है, दीनपना महल था जो शेरशाह हुमायूं ने बनाया था। ये भी ध्यान रखना है, दीनपना महल किसने बनाया था, हुमायूं ने बनवाया था। ये भी हुमायूं ने बनवाया था। इसी दीनपना महल से कहते हैं एक दिन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, और उससे गिरने से हुमायूं की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो एक इतिहासकार है लेनपुल, एक इतिहासकार था, इतिहासकार का नाम क्या है, लेनपुल। लेनपुल ने ये कहा था कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, और एक दिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मर गया। ये इतिहासकार लेनपुल का कथन था हुमायूं के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या क्या ध्यान रखना है, उसका मकबरा कहाँ बना है, दिल्ली में बना हुआ है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। और इसका निर्माण हाजी बेगम ने, इसकी पत्नी थी हाजी बेगम, उसने इसका निर्माण करवाया था। दिल्ली के जो हुमायूं का जो मकबरा बना है, इसकी विशेषता ये है कि ये 4 बाग शैली में बना हुआ दोहरे गुंबद का मकबरा है। 4 बाग शैली में बना हुआ दोहरे गुंबद का मकबरा है। एकमात्र उदाहरण आपको ध्यान रखना, दोबारा फिर बता रहा हूँ, पेपर में आ सकता है। 4 बाग शैली में बना या फिर दोहरे गुंबद का जो मकबरा है वो किसका बना हुआ है, हुमायूं का बना हुआ है। दोहरे गुंबद में बना हुआ मकबरा है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपको दोस्तों हुमायूं। और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे किसके बारे में, अकबर के बारे में बात करेंगे। फिर इनसे संबंधित अकबर, जहांगीर और मैन क्या क्या आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।